अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व किए थे P1 को, और 2018 5054 को। और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड करेंगे, जिसमें प्रेशर का जिक्र है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जिक्र है, थर्मोडायनेमिक्स का है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। तो जो है वो टॉपिक्स हैं, ये जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, इनसे रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यूज हैं। नाउ कम टू योर पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो लेट्स सी कितने हम सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गोइंग टू योर बुक। देखें जी, हमारे पास है जी फर्स्ट 11 क्वेश्चन है। अ लॉन्ग ट्यूब फुल ऑफ मर्करी इज इन्वर्टेड इन अ स्मॉल डिश ऑफ मर्करी। एक लॉन्ग ट्यूब है पी से क्यू तक, और एक अनदर बीकर है, और उसमें हमने इन्वर्ट कर दिया है। द मर्करी इज इन द ट्यूब फॉल्स। यहाँ से मर्करी जो है वो नीचे आना शुरू हुआ है, लिविंग अ वैक्यूम एट द टॉप। लेट्स सपोज लीव हेयर। यहाँ पर मैंने मर्करी से इसको फिल किया है, लेकिन जब मैंने इसे इन्वर्ट करके रखूंगा तो मर्करी ने नीचे आना है, तो यहाँ पर स्पेस बनेगा। When the atmospheric pressure decreases, which length decreases? Now, going to your blackboard, और वहां पे जाके इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सी लेंथ किस तरह से कम हो रही है। लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है, इसको भी मरकरी ट्यूब का हम कह रहे हैं, और एक ट्यूब को हमने इन्वर्ट करके रखा है। ठीक है, और ये लेवल ऑफ द मरकरी है, इसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। जो बॉटम ऑफ द ट्यूब है इसको हम एस के साथ, और यहां तक मरकरी है इसको हम क्यू, और ये जो ट्यूब का स्टार्ट एंडिंग पॉइंट है पी के साथ। नो, लेट्स सी, ये मरकरी हमारे पास यहां तक फिल है। ठीक है, और इधर भी मरकरी है। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, मतलब इसके अंदर भी हमारे पास मरकरी ही है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ से ऊपर से जो फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर नॉर्मली जो फोर्स लगती है, लिक्विड की सरफेस पे जो फोर्स लग रही है, हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कम हो रही है। तो कम होगी तो ये जो मरकरी है यहाँ से ऊपर आएगा, ऊपर की तरफ रेस्ट करेगा, और इसका न्यू लेवल यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे पहुंच जाता है। दैट इज अ न्यू लेवल ऑफ द मर्करी। ये आर पॉइंट ऊपर आ गया, क्योंकि इस मरकरी ने ऊपर की तरफ आना है, क्योंकि ऊपर से फोर्स कम लग रही है। तो ऊपर तभी आएगा जब इस ट्यूब वाला मरकरी नीचे आए, तो न्यू लेवल यहाँ पे पहुंच गया। इसने डाउनवर्ड जो है फ्लो किया है, क्योंकि इधर से फोर्स कम थी, येलो लाइंस की फोर्स कम थी। तो मरकरी ने जो है, जो ऊपर से इस ट्यूब के अंदर था, वो मरकरी नीचे आता गया है, और वो जो बीकर के अंदर मरकरी इकट्ठा हो रहा था उसका लेवल क्या हुआ है, रेज्ड हुआ है। ठीक है, तो वो रेड लाइन तक बढ़ गया, तो न्यू क्यू जो है वो ये एक न्यू पॉइंट क्यू ये बना है, आर ये बना है। तो पहले येलो पॉइंट्स की अगर आप देखें तो दैट लेंथ इज, ये लेंथ थी हमारे पास, ये क्यू और आर का डिस्टेंस था, और अब जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है क्यू और आर का, वो ये आ रहा है। तो खुद सोचें, क्यू और आर के दरमियान में डिस्टेंस क्या हुआ है, कम हुआ है। नाउ गोइंग टू योर बुक। ठीक है, पेपर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो क्यू आर। नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 12। Some gases is trapped in the closed container. The gas is cooled. ठीक है, एक कंटेनर में रुक गई, इकट्ठी हो गई हैं गैसेस, और उनको कूल किया गया, उनके टेम्परेचर को लो किया गया है, और देन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज केप्ट कांस्टेंट। लेकिन वॉल्यूम को कम नहीं किया गया, वॉल्यूम
उतना ही है। व्हाट हैपन्स टू द गैस मॉलिक्यूल्स? ए ऑप्शन है दे कोलाइड विद वॉल्स मोर ऑफन। नहीं, जब वो कूल्ड हो गए हैं तो इतनी स्पीड से नहीं टकराएंगे। अच्छा जी, दे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इकट्ठे नहीं हो सकते। दे गेट, जो है दे गेट क्लोजर टुगेदर, तो वही बात है, हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात को भी रिजेक्ट कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन, दे मूव मोर स्लोली। यस, तो अगर उनका एनर्जी ज्यादा होगी किसी भी, आप देखते हैं एक टायर है, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ रहे हैं, एक टायर है, वो गर्मियों में गाड़ियों के टायर बस्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं। रीजन क्या होती है, उसमें जो एयर होती है उनको हीट मिलती है और उनका वो एक दूसरे से दूर भी चले जाते हैं, और वो वॉल्स के साथ ज्यादा फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ हिट करते हैं, तो जिससे क्या होता है, टायर के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए और वॉल्यूम उतना ही रखा जाए तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 की तरफ आते हैं। डायग्राम शोज 4 चेंजेस ऑफ स्टेट्स डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो हम देख रहे हैं विच वन इज द करेक्ट। डब्ल्यू से शुरू कर रहा है, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जी। विच रो गिव्स द नेम्स ऑफ द 4 चेंजेस ऑफ द स्टेट्स? तो कंडेंसेशन ये होता है किसी भी लिक्विड को ठंडा किया जाए तो वो जो है वो क्या कहते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये गैस को कूल डाउन किया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज अ कंडेंसेशन। बॉइलिंग ये होता है कि हम लिक्विड से गैस में चले जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, फ्रीजिंग ये होता है कि हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड हो जाता है। तो ये 4 टर्म्स यूज हो रही हैं। तो सबसे पहले देखें कि डब्ल्यू जो है वो लिक्विड टू गैस है। लिक्विड टू गैस जो है वो किस पर होता है, बॉइलिंग पे होता है। तो सी या डी स्टेटमेंट हो सकती है पहली बात। ठीक है, तो लिक्विड टू गैस मतलब जैसे पानी को आप हीट अप करते हैं तो वो बॉइलिंग पॉइंट पर ही गैस में, स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो दूसरी एक्स ऑप्शन देखें, गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड कब हो सकता है, वो कंडेंसेशन हो सकता है। तो दोनों अभी तक सिमिलर चल रही है, सी या डी। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वाई। वाई में सॉलिड टू लिक्विड है। सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड कब होता है, जब आप सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग जो है डी ऑप्शन में आ रहा है, फ्रीजिंग नहीं हो सकता। तो एरोहेड को भी देखें ना, सॉलिड टू लिक्विड, तो सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग होता है। और अगली ऑप्शन हम देख लेंगे ध्यान से, जी, लिक्विड टू सॉलिड। तो आप कब जो पानी को फ्रिज के अंदर रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में, तो वो कब सॉलिड में, आइस में कन्वर्ट होता है, जब आप उसको फ्रीज करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो दैट इज अ डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगर इन सारी चेन्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो एरोहेड को ध्यान से आपने देखना है कि किससे कौन सी सॉलिड टू लिक्विड है या लिक्विड टू सॉलिड है। तो जिस तरफ एरोहेड है वो चीज जो है वो स्टेट आपने देखनी है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 14, what increases when a liquid become a gas, liquid becomes a gas at its boiling point? तो क्या चीज इंक्रीज होगी अगर हम लिक्विड से जो है वो क्या बना दें, गैस में? तो पिछले क्वेश्चन में मैंने एक बात की थी, अगर वो एक टायर के अंदर ही सारा कुछ सिस्टम रहता है तो फिर तो उसकी काइनेटिक इन टायर, एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड द टायर। ठीक है, एक टायर के अंदर ही एयर रहती है, और तो उसको अगर हीट मिलती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर उसको हीट जो है उसका टेम्परेचर कूल डाउन किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज हो रही है, यहाँ पर जो है स्टेट चेंज हो रही है, तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं एक्सेप्टेबल होगी। तो फर्स्ट जो है, क्या चीज इंक्रीज होगी अगर हम जो है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे, नहीं करेंगे। व्हाई, व्हाट्स द रीजन? अगर आप एक कैटल में
पानी को गर्म करते हैं तो उस पानी में से जो ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स होंगे वो उड़ जाएंगे, वो एवोपरेट हो जाएंगे, वो जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो लो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स होंगे वो कैटल में रहेंगे। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, स्टेट चेंज हो रही है। वहां पर जो मैंने प्रीवियस में एग्जांपल दी थी, मैंने इसलिए कह रहा था कि वहां पर स्टेट नहीं चेंज थी, गैस को ही हीट ज्यादा दे रहे थे या कम, उसकी हीट को, उसकी टेम्परेचर को ज्यादा कर रहे थे या कम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है। तो अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स चले जाएंगे, तो उनकी एनर्जी कम रह जाएगी। जैसे आप कोई कपड़ा लेते हैं और उसको गीला करके अपने ऊपर ओढ़ के लेट जाते हैं, सो जाते हैं। ठीक है, देहातों में मोस्टली जहाँ पर डेजर्ट एरियाज में ऐसे ही होता है, वहाँ पंखे भी नहीं होते, तो लोग एक कपड़ा जो है वो गीला करते हैं और अपने ऊपर ओढ़ के सो जाते हैं। उनको ठंडी नींद डेजर्ट के जून में आती है, जून के दिनों में। तो वो रीजन क्या होता है कि जो हीट पार्टिकल्स होते हैं वो उसको छोड़ के चले जाते हैं और कोल्ड पार्टिकल्स वहां रह जाते हैं, जिससे उनको ठंड फील होती है। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखें, मॉलिक्यूलर साइज जो है इंक्रीज होगा, नहीं, मॉलिक्यूलर साइज सेम रहेगा, कोई ऐसा नहीं है वाटर पार्टिकल्स ही हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर स्पेसिंग, यस, अगर लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्लोज हैं और गैस में पार्टिकल्स दूर दूर चले गए हैं, स्टीम में वही स्टीम है, वही इतने ही पार्टिकल्स हैं लेकिन दूर दूर हैं, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ, डी ऑप्शन डी नहीं है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही रहेंगे जितने थे। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 15, a metal lid fit tightly on a glass jar. Which process makes it easier to remove the lid from the jar? तो एक जो है वो ढक्कन नुमा है, एक जार, ग्लास जार के ऊपर टाइट हो गया है, तो क्या करना चाहिए? मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। हाँ, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू शेयर blackboard. Here please shapes. Okay students, now see here, मेरे पास एक ग्लास जार है और उसके ऊपर एक ढक्कन सा लगा हुआ है। ठीक है, अब ये बहुत टाइट हो गया है, तो व्हाट आई विल डू कि मैं इस ढक्कन को खोल लूं, लूज कर लूं। तो इसके लिए दो तरीके हैं। गिलास को हीट पहुंचाने से, हम अगर हम इसको गर्म पानी में रख दें तो गर्म पानी में क्या होगा, दोनों चीजें एक्सपेंड होगी, गिलास भी एक्सपेंड होगा और मेटल की जो लिड है, ऊपर ढक्कन है, वो भी एक्सपेंड होगा। लेकिन जो गिलास की एक्सपेंड होने की कैपेसिटी है वो कम है मेटल की निस्बत, मेटल ज्यादा एक्सपेंड होगा। तो हम सिर्फ मेटल को अगर थोड़ी बहुत हीट दे दें, इट्स मीन, तो मेटल जो है वो ढक्कन खुल जाएगा। नाउ गोइंग टू योर ऑप्शंस। ये ऑप्शंस हैं जी। कूल द लिड ओनली, कूल करेंगे तो और टाइट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पुट द जार एंड द लिड इन द रेफ्रिजरेटर, एक ही बात है, नहीं हो सकता, और टाइट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वार्म द जार ओनली, नहीं, खाली जार को हम जो है वो नहीं कर सकते। अगर वार्म द लिड ओनली, यस, हम ये कर सकते हैं कि बॉटल को जैसे मेरे पास एक ये पड़ा है, तो मैं इसको गर्म पानी में ऐसे रख दूं, इस ढक्कन को, तो आप देखें कि ये ढक्कन क्या होगा, ये, इसको जब हीट मिलेगी गर्म पानी में तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा और ये लूज हो जाएगा, मैं इसे खोल लूंगा इजीली, ये लूज हो जाएगा। अगर दोनों की भी बात होती तो फिर भी वो ऑप्शन भी ठीक होती कि दोनों को हम गर्म करते हैं, हाँ, तो फिर भी गिलास भी एक्सपेंड होता और लिड भी जो है, ढक्कन भी थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंड होता, लेकिन ढक्कन ज्यादा एक्सपेंड होता क्योंकि उसकी जो है ना वो हीट जल्दी एब्सॉर्ब करता है, उसकी एक्सपेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ यू हैव अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लेड, एक एलिमेंट है, पीबी से रिप्रेजेंट होता है लेड, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है 130 जॉल्स पर केजी पर सेल्सियस है। ठीक है,
The lead of mass is 0.5 kg and heated from 10 to 35. ठीक है, उसका इनिशियल टेम्परेचर 10 है और फाइनल टेम्परेचर 35 है. विच कैलकुलेशन गिव द अमाउंट ऑफ द थर्मल एनर्जी इन जूल्स. मतलब हीट फाइंड करनी है, कितनी हीट उसको देंगे एब्जॉर्ब बाय द लेड, कितनी लेड जो है वो एब्जॉर्ब करेगा. इन चार चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा. मैं आपको इसका एक फार्मूला भी आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपने थियोरेटिकली पढ़ा होगा. तो सी हियर, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा Q इज इक्वल्स टू heat is equals to Cm delta T. T is difference in temperature. Difference in temperature. C specific heat. Specific heat capacity जो वो बता रहे हैं. M stand for mass और Q stand for thermal energy या heat, amount of heat absorbed by the lead. तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर देते हैं. और उन्होंने कहा C की वैल्यू जो है वो 130 है, M की वैल्यू 0.5 है और चेंज इन टेम्परेचर रेड लाइन से मैं लिखता हूँ चेंज इन 35 माइनस 10. तो इट विल बी, you will get, now tell me, 130 multiply 0.5 और ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 25. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. देखते हैं ये कौन सी ऑप्शन है और ये आंसर जॉल्स में आएगा. ठीक है, वो आप यूनिट्स को देख लेंगे. तो मैं दोबारा से आपको बुक पे लेके जा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर पे. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट. देखें, मैस सी 130 एंड चेंज इन टेम्परेचर. तो ये तीन चीजें चाहिए हमें, एम सी डेल्टा टी. ठीक है, आपने ये फार्मूला याद रखना है, एम सी डेल्टा टी. तो 17 देखें जी, कोल्ड सॉलिड इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ हॉट सॉलिड. थर्मल एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हॉट सॉलिड टू द कोल्ड वन. ठीक है, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. कि मतलब हॉट से कोल्ड की तरफ हीट क्यों फ्लो की है. तो यहाँ पर जो है पहली ऑप्शन है, a hot solid expands so its molecules will move further apart. जो सॉलिड हॉट होता है वो एक्सपेंड करता है तो उसके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, लेकिन सॉलिड के तो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते ना, वो तो फिक्स होते हैं. तो हाँ, एनर्जी एक से दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को आगे हीट ट्रांसफर होती है. ठीक है, कंडक्शन होती है. तो एक मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकता. फर्स्ट रॉन्ग है. एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द नेक्स्ट. यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, आई थिंक सो. नेक्स्ट देखें, हीट ऑलवेज राइजेस. हाँ जी, राइज करती है. लेकिन यहाँ पर इस तरह का नहीं है कि हीट जो है ना वो एक सॉलिड टू थर्मल कांटेक्ट में है बॉडीज. अगर सॉलिड ऊपर पड़ा होता हॉट सॉलिड, तो कोल्ड नीचे होता, तो तब भी ऊपर से नीचे फिर हीट जाती. ठीक है, तो एयर की बात नहीं हो रही. गैसेस में ऐसा होता है कि गैसेस हीट अप होती हैं तो राइज अप होती हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव रैंडमली थ्रू सॉलिड्स. रॉन्ग, टोटली रॉन्ग. सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स फ्रीली नहीं होते, वाइब्रेट करते हैं. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट. passes energy is passes from one molecule to next. ये अपनी एनर्जी जब इसको हिट करेगा, वाइब्रेट करेगा, इसको देगा. ये अपनी एनर्जी नेक्स्ट को देगा. ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो फोर्थ को देगा. तो इन दिस वे 18, which term is the number of the crust of the waves passing a point per second. Number of waves per second, number of waves, number of cycles per second, number of vibrations in 1 second, yeah, per second. ठीक है, number of oscillations in 1 second is called frequency. frequency की definition बता रहे हैं यहाँ पर. तो frequency, number of vibrations in 1 second, number of waves in 1 second, number of crust
ऑफ द वेव्स। तो क्रस्ट भी क्या होता है, पार्ट ऑफ द वेव, हाफ वेव लेंथ होती है। तो इट डज नॉट मीन कि यहाँ पर जो है वो कोई और चीज के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर वेव के बारे में बताया जा रहा है, वाइब्रेशंस के बारे में बताया जा रहा है, साइकिल्स के बारे में। क्रस्ट साइकिल का एक हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ द साइकिल होता है क्रस्ट, वेव का पार्ट होता है। तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड या इन 1 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। आप लिख लेंगे इस डेफिनेशन को, ठीक है। द डायग्राम शोज 19 थीन कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग होता है रेस आ रही हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाए, दैट इज अ कन्वर्जिंग। इधर डिफरेंट रेस आ रही हैं और एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाए, इसको हम कन्वर्जिंग कहते हैं। डाइवर्जिंग होता है कि रेस आ रही हैं और डिफरेंट पाथ्स पे चली जाती हैं, डाइवर्ज हो जाना। तो अगर आप रोड पे ट्रेवल करते हैं तो अक्सर कहीं पर पाकिस्तान में रोड बन रहे होते हैं, तो आप देखते हैं वो कहते हैं सॉरी फॉर डाइवर्शन। तो मतलब क्या है कि आप आ रहे हैं, आगे रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई ब्रिज बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो वो एक बड़ा सा लेबल लगाया होता है सॉरी फॉर डाइवर्शन, कि आप या तो इधर से गुजर जाएं या इधर से गुजर जाएं, सीधा नहीं आ सकते, रुकावट है आगे। तो कन्वर्जिंग डाइवर्शन में रेस का डिस्पर्स हो जाना होता है, वेव्स फैल जाती हैं, और कन्वर्जिंग में एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो कहते हैं थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ। फोकल लेंथ ये है यहाँ पर, where must an object be placed to produce a real image in the position। यहाँ पे इमेज बननी चाहिए। तो अगर आप देखें ध्यान से, जितना डिस्टेंस फोकल लेंथ इधर होगा लेंस के लिए, उतना ही दूसरी साइड पर भी होगा। और फोकल लेंथ के डबल जो है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो मतलब यहाँ से इस पॉइंट से, ऑप्टिकल सेंटर से सी तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ कह रहे हैं। फोकल लेंथ जितना डिस्टेंस यहाँ से ये है सी तक है, सी से ए तक का भी वही डिस्टेंस है। तो अगर आप देखें ये डिस्टेंस और इमेज इक्वल पे बन रही है। तो इमेज इक्वल पे तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए। तो जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, उतना ही इमेज डिस्टेंस बनता है। तो ये 3-4 टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं। आप जितना लेंस से दूर होते हैं फिर इमेज क्लोज बनती है। लेकिन इस पॉइंट पर जहां पर हम बात कर रहे हैं, ए पर होगा तो इमेज यहीं बनेगी। जितना मतलब फॉर एग्जांपल, आप फिर जितना क्लोज आते जाएंगे, इमेज जो है वो क्या होती जाएगी, दूर बनती चली जाएगी, ठीक है। और एक पॉइंट पर आप आ जाएंगे प्रिंसिपल फोकल फोकल लेंथ पर, अगर ऑब्जेक्ट होता है तो फिर तो इमेज बनती ही नहीं है, ठीक है, रेस पैरेलल चली जाती हैं। और विद इन द फोकल लेंथ आते हैं तो इमेज जो है वो रियल नहीं बनती, इमेजिनरी बनती है। तो इनशाला इसको ऑप्टिकल सेंटर में हम जाके पढ़ेंगे। तो आपने आई होप सो के पढ़ा हुआ हो, तो मेरे लिए बताना काफ़ी है। अदरवाइज मैं एक रे डायग्राम आपको बना के समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरीके से जो है वो वेव्स बनेगी। जस्ट 1 मिनट, मैं इनको क्लोज करूँ और न्यू पेज। यस, सी हियर, अगर मेरे पास ये एक लेंस है, थिन कन्वर्जिंग लेंस, मतलब इसका जो सेंटर है वो इतना थिक नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम प्रिंसिपल फोकस सी पॉइंट कह रहे हैं। और ये ए पॉइंट है, दरमियान में इधर बी है और इधर डी है। ये जो लेंथ है दैट इज अ फोकल लेंथ, ठीक है। तो रेस, दो रेस ट्रेवल करेंगी, ये अगर, और इमेज यहाँ पर बन रही है, ये यहाँ पर डिस्टेंस है फोकल लेंथ का, ये मैंने कट, सिंगल कट से शो कर दिया है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। फिर इतना ही डिस्टेंस पे इमेज बन रही है, इन्वर्टेड भी बन रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगी, अपराइट होगी। अब दो आप देखेंगे, एक रे ट्रेवल करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है।
और वो फोकस से पास करती हुई इस पॉइंट पे पहुंचेगी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा डायग्राम चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन चले। दूसरी रे जो है वो ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, और वो विदाउट डाइवर्शन वो सीधी ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो मेरी रेस क्योंकि डायग्राम मेरी थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, चलें आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं, इसको हम येलो लाइन को भी रिवर्स कर लेते हैं, और पहले हम येलो लाइन इस तरीके से पास कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये वाइट लाइन भी हम अरेज कर लेते हैं। फिलहाल मेरा ऑब्जेक्टिव आपको समझाना है, और स्ट्रेट ट्रेवल कर गई, एक जो ऑप्टिकल सेंटर से हम कह रहे हैं वो भी स्ट्रेट पास करेगी। ठीक है, तो ये दोनों रेज यहाँ पर कट कर रही हैं, और इसको हम कह रहे हैं इन्वर्टेड। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है p, ठीक है, उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा q। तो p और q इक्वल होंगे, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज, ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज। और दूसरी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है 2f किसकी इक्वल होता है, 2f डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस का हाफ जो होता है वो प्रिंसिपल फोकस होता है। मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस है। अगर रेडियस का मैं हाफ कर लेता हूँ, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ऑप्टिकल सेंटर, और ये फोकल लेंथ हो गया। अब लेंस हमेशा किसका, और जो स्फीयर होता है उससे एक पार्ट को कट कर दिया जाता है, तो वहां से जो है कर्व पाथ को कट कर दिया जाता है, तो उसका बन जाता है, तो एक लेंस का हिस्सा बन जाता है। लेट्स सी हियर, शेप्स पे आ जाए, बात बढ़ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से, इसको आपको समझाने के लिए ये सारी चीज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं इस हिस्से को यहाँ से कट कर देता हूँ। अब ये ऑप्टिकल कन्वर्जिंग लेंस का एक पार्ट आ गया है। ठीक है, और मेरे पास इन सब को मैं रेस कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से इसको मैं कह रहा हूँ ए पॉइंट, अकॉर्डिंग टू योर बुक। यहाँ पर लेट्स सी, जो भी पॉइंट है ए से लेकर यहाँ तक पी तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियस। और इसका हाफ करेंगे तो वो फोकल लेंथ बनेगा, या प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ हो गया। तो फोकल लेंथ बेसिकली क्या है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये भी चीज समझनी चाहिए। या रेडियस 2f इज इक्वल टू रेडियस। अब रेडियस कहाँ पर तक होता है, ऑप्टिकल सेंटर तक होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर पे रखेंगे, तो जितना डिस्टेंस इधर था उतने ही डिस्टेंस पर इधर इमेज डाउनवर्ड बनेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। नाउ गोइंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। 19 is clear. Okay जी, white light is dispersed by a prism, compare with blue light, the red light is। तो a slow down, एक प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास करती है,
तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। तो एक वर्ड है विब गॉयर, ठीक है। तो वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, और ग्रीन, और गॉयर वर्ड मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स बनेंगे विब गॉयर, एक वर्ड आपने याद रखना है, ठीक है। और इस तरीके से जो है रेड लाइट जो होती है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो इट्स अ डार्क कलर, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि रेड लाइट जो होगी ब्लू के निस्बत क्या वो ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होता है किसी भी मीडियम से पास करना और अपना पाथ चेंज करना, मीडियम चेंज करने पर पाथ चेंज होता है, तो कितना चेंज होगा, वो ज्यादा बेंड होगी या नहीं होगी, ये बात हो रही है। इट स्लो डाउन लेस एंड रिफ्रैक्टेड लेस, वैलिड, ठीक है। बी ऑप्शन, स्लो डाउन लेस, रिफ्रैक्टेड मोर। वो कह रहे हैं कि रेड लाइट जो है ना वो रिफ्रैक्ट मोर होगी, नहीं, रेड लाइट कम से कम रिफ्रैक्ट होती है, सबसे टॉप पे होती है, और रिफ्रैक्टेड लेस, लेकिन उसने कहा कि स्लो डाउन मोर, नहीं, ये कम स्लो होती है, जितना ज्यादा आप देखें डेंसर मीडियम में से पास करना पड़ेगा, जितना ज्यादा पास करना पड़ेगा उतना ज्यादा आपकी स्पीड जो है वो कम लेस होगी, क्योंकि उसमें अगर मीडियम क्लोज्ड है तो उसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या कहते हैं चेंज होगी। देखते हैं, इसको मैं आपको एक डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग दिस बोर्ड और न्यू पेज, सी हियर माय डायग्राम्स। यहाँ देखें, यहाँ देखें एक वाइट लाइट है और रेड कलर सबसे टॉप पर है, ऑरेंज कलर फिर है, फिर येलो, विब कॉयर, मैंने एक वर्ड आपको याद कराया, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो है, रेड सबसे ऊपर है। तो रेड ने देखें कम से कम जो है वो ग्लास से पास हुआ है, और जो वॉलेट है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टेड हुआ है, सबसे ज्यादा उसने अपना पाथ चेंज किया है, पाथ चेंज किया है, और जितना पाथ चेंज करेगा उसको ग्लास के मीडियम से उतना ज्यादा पास करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसकी स्पीड, उसको मेंटेन रखने के लिए स्पीड जो है वो स्लो जो है, क्योंकि इसने थोड़ा सा पाथ ट्रेवल करना है तो इसकी स्पीड भी कम स्लो डाउन होगी, ठीक है। और ये अपने पाथ तक, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, कि ये कम स्लो हुआ है और कम जो है रिफ्रैक्ट हुआ है। slow down less and refracted less, refract होता है when a light change its medium uh, नहीं, when a light change its path on changing its medium, अगर वो एयर से ग्लास में जा रही है तो अपना पाथ चेंज करेगी, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब वो जो है वो क्या कहते हैं एयर से वाटर में जा रही है तो इट विल चेंज इट्स पाथ, तो मीडियम जब भी चेंज होगा तो लाइट अगर अपना पाथ चेंज करती है तो इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो वो कम से कम रिफ्रैक्ट होगी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है, इस वजह से भी कम रिफ्रैक्ट हो रही है, जिस चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा रिफ्रैक्ट हो, सॉरी हाँ ठीक है, जिस चीज की वेवलेंथ बड़ी होगी, ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होगी वो कम रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। 21, what is the approximate value for the speed of light in air? 3 into 10 is power 8 होती है। speed of sound in स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड 330 होती है, तो राउंड अबाउट हमने कैलकुलेट करनी है, तो लेट्स सी। स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ओवर स्पीड ऑफ साउंड, इस स्पीड ऑफ जो लाइट होता है दैट इज 3 into 10 is power 8, और स्पीड ऑफ साउंड
330 हम ले लेते हैं, लेट्स सी। तो इट्स अराउंड अबाउट, अगर मैं इसको लिखूं तो ये 3 × 10⁻⁸ और इसको मैं लिखूंगा 3 × 10⁻²। ठीक है, इधर कर दिया 3.3 तो उसको मैंने 3 कर दिया, ये इससे कट गया और अप्रोक्सीमेट लेना है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। 8 - 2 आंसर 10⁻⁶। तो दैट इज माय आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, 22 आप खुद ही बता सकते हैं व्हाट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड दैट अ ह्यूमन बीइंग विद नॉर्मल हियरिंग कैन हियर। तो 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक जो है इंसान सुन सकता है। ठीक है, 20 सबसे लोएस्ट हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, इससे कम इंसान नहीं सुन सकता, और हाईएस्ट 20 किलो हर्ट्ज जो है 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, लोएस्ट और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं, मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन में कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है तो वेव रिफ्रैक्ट भी कम होती है, तो ये बात आपने याद रखनी है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और उसके रिफ्रैक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। Now 23, ultrasound has a number of uses in the engineering and the medicine. Which is what is the ultrasound not used for? अल्ट्रासाउंड जो है आपको पता है मेडिकली बहुत यूज होता है, स्कैनिंग आपके स्टमक और लाइक दिस। ठीक है, तो क्लीनिंग ब्लड क्लॉट्स वगैरह को रिमूव करने के लिए जो है वेन्स में से इस अल्ट्रासाउंड्स को यूज किया जाता है। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, क्वालिटी कंट्रोल भी ठीक है। स्टेरिलाइजिंग द मेडिकल इक्विपमेंट, हाँ इसके लिए नहीं होता, स्टेरिलाइजिंग के लिए हीट या इस तरह की चीज़ चाहिए होती है, तो ये नहीं होता। डी ऑप्शन नहीं है। 24 जो है, विच डायग्राम शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ आइसोलेटेड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। एक जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं लाइक सन रेज। ठीक है, और स्ट्रेट लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो है सी रॉन्ग है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए सी और डी बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होती हैं और पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 25 हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज formed by two isolated equal and opposite charges P and Q। दोनों opposite charges हैं, they will attract each other। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जाएंगी। इसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड है। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी होंगी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस, लेकिन यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इट विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स ईच। ये इन फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये भी इधर आ जाएगी, ये पाथ फॉलो कर लेगा। तो इस तरीके से एक पॉइंट हमारे पास बुक में मेरे ख्याल में इसको उसने एक्स कहा है, इसको उसने वाई कहा है। तो यहाँ पर फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे थोड़ी फील्ड कम है, तो वीक होगी क्योंकि जितना चार्ज से दूर जाएंगे तो फील्ड, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम है। इस पॉइंट पर भी फील्ड की डायरेक्शन ये है और इस पॉइंट पर भी फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन होगी। एक्स ऊपर है वाई नीचे है, तो बी केयरफुल, इधर एक्स पर फील्ड थोड़ी वीक होगी, इधर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। तो स्ट्रॉन्गर अटैक्स नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्गर अटैक्स नहीं हो सकता, वीकर अटैक्स देन वाई। एंड इट्स अपोजिट डायरेक्शन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, सेम होना चाहिए। तो इट्स अ डी ऑप्शन, इट्स वीकर एट एक्स देन एट वाई एंड इन द सेम डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन सेम रहेगी। 25 26 आप लोगों ने खुद से करना है।
या मैं करा दूं। पॉजिटिवली चार्ज रोड, मेरे पास वीडियो लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पॉजिटिवली चार्ज रोड इज हेल्ड क्लोज टू द इंसुलेटेड मेटल स्फेयर, द स्फेयर इज अर्थ एट द शोन। एक अर्थ से कर दिया गया है, मेटल स्फेयर है, इंसुलेटेड है, इसका जो स्टैंड है वो इंसुलेटर है, वुड का बना होगा। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस स्फेयर का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ पर हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है रिपेल होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, वो अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर स्फेयर के ऊपर नेगेटिव होगा। अब वो कहता है कि दिस स्फेयर इज अर्थ, फिर उसने कहा था अर्थ कनेक्शन इज रिमूव्ड एंड देन द रॉड इज रिमूव। पहले अर्थ वाला कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दें, तो इसके ऊपर जब डिस्कनेक्ट होगा इसका सारा का सारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये जब हम दूर ले जाएंगे तो वो नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये काम हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव स्फीयर के ऊपर रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ हो जाएगा। फिर अर्थ जब हो जाएगा तो हमने अर्थ वाली वायर को जो है वो हटा देना है, और जब वो हट जाएगी अब रॉड को रिमूव करना है। तो वो ये जो नेगेटिव चार्ज था, तो रॉड को रिमूव करने से जो एक कॉर्नर पे था, अब रॉड रिमूव हो गई है, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 26 तक। अब आपका कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट 27 इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।